नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला की ज़िंदगी में बहुत अच्छे और बुरे दिन आए हैं। बुरे दिन तब आए हैं जब उनकी इनेलो पोतों की दगाबाजी से दो फाड़ हो गई। बुरे दिन तब भी आए हैं जब जेबीटी घोटाले में उनको 10 साल की सज़ा हो गई। इसके बावजूद चौटाला ने जीवन में कभी भी निराशा भरी बातें नहीं की। जब चुनाव में उनका पार्टी या उनका कैंडिडेट हार भी रहा होता है, तब भी चौटाला साहब यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। उनका आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलकता है, लेकिन ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया था जब वो अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। वो इतना टूट गए थे कि उन्होंने इतना तक कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा और निराशा भरा दिन है। वो कौन सा दिन था जब चौटाला साहब ये बात कहने पर विवश हो गए थे? आज के राजनीतिक वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की राजनीति की यह अनोखी घटना है और ओम प्रकाश चौटाला ताउम्र अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो जिक्र करते हैं जब देश की सत्ता का ताज उनके पिता चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह के सिर पर रख दिया था। जिस दिन वो ये फैसला हुआ, उस दिन ही चौटाला साहब अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा निराश हुए थे। लेकिन बाद में राजनीति की इस अनोखी घटना को वो अपने भाषणों में कहते आए हैं, सुनते आए हैं। आखिर वो क्या दौर थे? दोस्तों, लोकसभा के चुनाव थे नवंबर 1979 में। 3 प्रमुख दल चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। जनता दल वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे थे। वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे थे। चौधरी देवीलाल ने ही देश की प्रमुख पार्टियों को इकट्ठा करके ये जनता दल बनाया था और इस जनता दल में चौधरी अजीत सिंह थे, मुलायम सिंह यादव थे, चंद्रशेखर थे और हेमवती नंदन बहुगुणा थे। बहुत बड़े बड़े नेता इस जनता दल में उस समय शामिल हो गए थे। प्रमुख मुद्दा था बोफोर्स घोटाला। वीपी सिंह पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे और कहते थे कि बोफोर्स घोटाले में दलाली खाने वालों के नाम मेरी जेब में है। लेकिन चौधरी देवीलाल का अंदाज बहुत अलग था। वो खुद 3 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा के रोहतक से, पंजाब के फिरोजपुर से और राजस्थान के सीकर से, जहाँ से 2 जगह से वो जीते, सीकर और रोहतक से। फिरोजपुर से वो चुनाव हार गए। चौधरी देवीलाल अपनी रैलियों में कहा करते थे कि राजीव गांधी ने जंग लगी तोपें खरीद ली हैं। जब जंग होगी, जब युद्ध होगा तो इन तोपों को चलाया जाएगा और जंग लगी तोपें जब चलाई जाएंगी तो उनके गोले दुश्मनों पर जाकर नहीं गिरेंगे, हमारे बच्चों पे गिरेंगे। अब राजीव गांधी के बच्चे या कांग्रेसियों के बच्चे तो फौज में हैं नहीं, तो कौन मरेगा? ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और किसानी कौमें चौधरी देवीलाल के इस आह्वान को बहुत पसंद करती थी। चौधरी देवीलाल के इस भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट बजती थी और साफ दिखाई दे रहा था कि चौधरी देवीलाल की बातों का जादू लोगों पे चल रहा है। इस तरीके से पूरे देश में इस दृष्टिकोण से ये चुनाव हुए। 197 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर पर थी, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। जनता दल सबसे बड़ा दल इसके बाद था और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन असली लड़ाई थी प्रधानमंत्री पद की। जनता दल में प्रमुख तौर पर 2 ही चेहरे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, योग्य समझे जाते थे। एक वीपी सिंह और दूसरे चौधरी देवीलाल। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने चौधरी देवीलाल से मुलाकात के बाद उनको निराश कर दिया था और कह दिया था कि ये इस चुनाव में सबसे बड़े चेहरे वीपी सिंह थे, इसलिए वो समर्थन उनको देंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और इस चीज़ का समर्थन उनको है। इस बात से चौधरी देवीलाल का दिल अंदर से बैठ गया था। चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान की अगुवाई कर रहे थे चंद्रशेखर और ओम प्रकाश चौटाला। जनता दल में बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने इसके लिए राजी भी कर लिया था, लेकिन असली कहानी लिखी जा रही थी सत्ता के अंदर के दरवाजों में। मधु लिमे की माने तो मधु लिमे ने एक किताब लिखी है शतरंज की, राजनीति का शतरंज।
उन्होंने इस किताब में दावा किया है कि वीपी सिंह और प्रधानमंत्री बनने के लिए चौधरी देवीलाल के बीच में जो होड़ थी, उसकी पटकथा केंद्रीय कक्ष से पहले ही लिखी जा चुकी थी और ये फैसला हो चुका था कि नेता तो चौधरी देवीलाल को सुना जाएगा, लेकिन चौधरी देवीलाल वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना देंगे। बदले में उनको मिलेगा उप प्रधानमंत्री का पद और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार। इसके पीछे कई कारण थे और आज तक इस डील का कभी खुलासा नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसी डील हुई भी थी कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं कि केंद्रीय कक्ष में जो मीटिंग 1 दिसंबर को हुई थी, उसमें केवल औपचारिकताएं निभाई गई थी। खैर, अब हम उस औपचारिकता का वर्णन करते हैं। इस बैठक में नेता चुनने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें खुद वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी देवीलाल का नाम प्रपोज किया, जिसका चंद्रशेखर ने अनुमोदन और समर्थन किया और इसके बाद चौधरी देवीलाल देश के नेता के तौर पे चुन लिए गए। बाहर खड़े पत्रकार, और उस समय ये सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था, तो जो प्रमुख खबरें उसके बाद ये आई कि चौधरी देवीलाल देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि उनको नेता चुन लिया गया है। लेकिन कहानी कुछ और बन रही थी। चौधरी देवीलाल आभार प्रकट करने के लिए खड़े हुए, उन्होंने आभार प्रकट किया और इसके बाद कहा कि मुझे नेता चुनने के लिए आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश की सत्ता वीपी सिंह जी संभालें और वो बहुत योग्य आदमी हैं। मैं तो इस सत्ता की पहरेदारी और उनकी सरकार की चौकीदारी बाहर रहकर करूँगा। देश की जनता मुझे ताऊ के रूप में प्यार देती है और मैं इस प्यार और सम्मान से ही मेरे लिए बहुत है। वो मुझे इतना प्यार करते रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन करता हूँ। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इस नाम का समर्थन किया और वीपी सिंह देश के नेता चुन लिए गए और प्रधानमंत्री बनना भी तय हो गया। बैठक में मौजूद चंद्रशेखर इस बात से बहुत नाराज हुए। वो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना नहीं चाहते थे और उन्होंने ही चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान छेड़ रखा था, जिसका साथ ओम प्रकाश चौटाला दे रहे थे। लेकिन इस मीटिंग के बाद चंद्रशेखर निराशा में अपना सिर पटकते हुए केंद्रीय कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर ओम प्रकाश चौटाला खड़े थे और वो चौधरी देवीलाल पर इतना कुपित थे जितना जिंदगी में कभी नहीं हुए। अपने पिता के प्रति वो बेहद निराशाजनक बातों का प्रदर्शन कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मुझे अब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी जब मेरे पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज मेरे पिताजी के इस कदम की वजह से ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा और निराशा भरा दिन है। इससे बुरा दिन मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। उनके इस बयान को भी काफ़ी जगह मिली थी। इसके बाद उप प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी देवीलाल को मना लिया गया और थोड़े से दिन बाद ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो राजनीति है, राजनीति की जो शतरंज है, राजनीति की जो बिसात है, इस पर खेल केवल सामने नहीं होते हैं। ड्राइंग रूम की राजनीति में बहुत सारे खेल चलते रहते हैं और चौधरी देवीलाल का प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना, नेता के लिए चुना जाना और उसके बाद उनका इनकार करना, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी लॉबिंग इसके पीछे है और इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। दोस्तों, आज की राजनीतिक वीडियो में हमने इस दौर का जिक्र किया है। अगले दौर में हम आगे की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने हरियाणा को खास तौर पर प्रभावित किया है। अगर आप उस दौर में मौजूद रहे हों, अगर आपने वो दौर खुद से देखा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमारे वीडियो की जानकारी को और बढ़ाते रहें। शुक्रिया दोस्तों। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।